बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 का नाम है सर्कुलर मोशन। बच्चों, सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन को देखेंगे और सर्कुलर मोशन को बताने से पहले मैं थर्ड चैप्टर का थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूं। थर्ड चैप्टर में आपने लीनियर मोशन पढ़ी थी और लीनियर मोशन का मतलब ये होता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लाइक अगर हम कार को कंसिडर करें, कार स्ट्रेट पाथ में स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है, तो इस कार की मोशन को हम कहेंगे ये लीनियर मोशन है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। ठीक है, अगर इसी कार को हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, अलोंग सर्कल अगर ये कार मूव करती है, तो इसी कार की मोशन का नाम हो जाएगा सर्कुलर मोशन। तो हमने देख लिया कि लीनियर मोशन से कैसे बॉडी सर्कल के अलोंग यानी सर्कुलर मोशन करती है। अब और बहुत सारी एग्जांपल हैं। लाइक हम अगर बात करें मून की, तो मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। अगर मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो इसकी मोशन को हम कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। सेम इसी तरह अगर मैं अर्थ की एग्जांपल लूँ तो अर्थ फर्दर आगे सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अर्थ की मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। फिर हम एटम की बात करें तो एटम में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन को भी सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सर्कुलर मोशन की एग्जांपल देख ली। और इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर बॉडी एक पॉइंट के अराउंड रोटेट करें और बॉडी का उस पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो इस बॉडी की मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करूं तो मैं यूं ड्रा करता हूं। ठीक है, ये सर्कल है और यहाँ पे इसका सेंटर लेट कर लेते हैं। सेंटर से किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस लें हम, तो ये डिस्टेंस एक जैसा आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो यहाँ से कोई भी डिस्टेंस ड्रा करें, ये वाला डिस्टेंस हो जाए, ये वाला हो जाए, ठीक है, या ये वाला ड्रा कर लें, तो ये डिस्टेंस रेडियस इक्वल रहता है। अब बॉडी मूव करता है। लेट मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इनिशियली बॉडी यहाँ पे था। जब बॉडी इनिशियली यहाँ पे था तो अब मूव करते हुए सेकंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? ये सेंटर के अराउंड मूव कर रहा है, फिर थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, फिर फोर्थ पे आ जाता है। तो क्या रहा, सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये जो सेंटर से डिस्टेंस फिक्स रहेगा, इस डिस्टेंस को हम नाम रखते हैं रेडियस। अगर ऐसी मोशन जिसमें बॉडी का सेंटर या फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एक जैसा रहे, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं सर्कुलर मोशन को, इफ बॉडी मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, सच मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी बॉडी जब मूव करे सर्कल में तो फिक्स पॉइंट इधर सेंटर है, सेंटर से इस बॉडी का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। या यूँ भी कह सकते हैं द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया। अब बच्चों हम ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कर ली। इसके अंदर हम एक फर्स्ट टर्म जो पढ़ने जा रहे हैं, इस टर्म का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं आपको पेपर में, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इससे पहले हमने इधर इसकी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल देखी। ठीक है, एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे सिंबॉलिकली थीटा से लिखेंगे और इसके साथ मैं लगा दूंगा डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल था उसको स्मॉल डी से लिखा था। आज हम चूंकि फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं और फिफ्थ चैप्टर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं, तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से लिखते हैं। मजीद इसको देखते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, इसका कंसेप्ट समझने के लिए मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि बॉडी है और इसने सर्कल में मूव करना है। ठीक है, इधर मैं लेट करता हूँ, बॉडी सर्कल में मूव करती है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इनिशियली ये अपनी इस पोजीशन पे थी, अब ये मूव करके ये दूसरी पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है,
और ये इसका रेडियस बनेगा। सेंटर को हम O कह लेते हैं और दूसरी पोजीशन पे आती है, इसको P1 कह लेते हैं। तो OP1 इसकी पोजीशन बन गई। तो किसके अलोंग मूव कर रहा है ये? अलोंग सर्कल मूव कर रहा है। जब बॉडी अलोंग सर्कल मूव करेगा तो सेंटर पे एंगल बन रहा है और ये एंगल कितना बन रहा है, इसको हम एंगल थीटा कह लेते हैं। इस एंगल थीटा को ही हम क्या नाम देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चूंकि आप देखें बॉडी जब सर्कल में मूव करता है तो इधर ये भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, इस डिस्टेंस को ऐसे कहेंगे, लेकिन इस डिस्टेंस को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम एंगुलर की यानी सर्कुलर की बात करते हैं तो फिर इस डिस्टेंस की बात नहीं करते। ये जो भी मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये आर्क लेंथ हमारी, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो होगा मीटर में। ज़्यादा बेहतर ये है कि हम बात करें एंगल की। क्यों बोला? क्योंकि जब बॉडी सर्कल के लॉन्ग मूव करता है तो एंगल चेंज होगा। अब ये एंगल मैं कह देता हूँ कि सपोज ये 45 डिग्री है। अब ये बॉडी मूव करता हुआ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो बॉडी लेट करें ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे वर्टिकल आता है तो यहाँ पे इसकी अगेन एंगल चेंज होगा। अब जो एंगल चेंज होगा ना, इसको लेट कर लेते हैं, ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब जरा देखें, जब बॉडी सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, फर्स्ट यहाँ से यहाँ आया तो एंगल कितना था? 45। फिर ये यहाँ से इधर आ जाता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला बनेगा आर्क लेंथ के लॉन्ग, लेकिन एंगल में देखें तो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो बच्चों ये देखें, जब बॉडी सर्कल के लॉन्ग मूव करता है तो एंगल चेंज हो रहा होता है। जब यहाँ से यहाँ पे आया सर्कल के लॉन्ग तो एंगल 45 था, फिर यहाँ से इधर आ गया तो एंगल कितना हुआ? 90। तो चूंकि बॉडी जब सर्कल के लॉन्ग मूव करता है तो एंगल चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए इस एंगल को ही हम क्या कह देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लेते हैं, क्योंकि जब बॉडी सर्कल में मूव करता है एंगल चेंज हो रहा होता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इस डिस्टेंस को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहें। इससे ज़्यादा बेहतर क्या है कि हम किसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लेते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लेते हैं, क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ आया तो एंगल 45, फिर इधर से यहाँ पे आता है तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमें एंगल से पता चल जाएगा कि बॉडी कहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पे आए, अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे आ गए। तो हम फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख रहे हैं? एस से लिखने के बजाय किससे लिख रहे हैं? एंगल थीटा से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हमने डेफिनेशन करनी है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करने के लिए हमारी बुक में जो वर्डिंग लिखी हुई है, हमारी बुक में कहता है कि डेल्टा थीटा डिफाइंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा डिफाइंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और साथ कितने टाइम में होगा? इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी लिखा हुआ है। ये हमारी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। आप पेपर में आए तो बुक को फॉलो करें। बुक के मुताबिक अगर मैं सिंपल बताऊं डेफिनेशन क्या है, बुक के मुताबिक डेफिनेशन ये है कि डेल्टा थीटा जो टाइम इंटरवल टी में आता है, उसी डेल्टा थीटा को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद कंसेप्ट बताता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें, हम जब बात करते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ पे इसकी सेकंड पोजीशन है, लेट यहाँ पे थर्ड पोजीशन है। बॉडी मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट पाथ। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग तो इसको कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जब हमने उधर डेफिनेशन कही थी तो हमने क्या कहा था? पोजीशन चेंज होती है अलोंग स्ट्रेट पाथ, ये उधर का कंसेप्ट था। अब चूंकि बॉडी किस में मूव कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा है। अभी पोजीशन चेंज हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले फर्स्ट से सेकंड आएगा, फिर सेकंड से थर्ड आएगा। अब चूंकि पोजीशन किस में चेंज हो रही है? सर्कल के लॉन्ग मूव चेंज हो रही है पोजीशन, तो अब ये जो पोजीशन चेंज हो रही है इसको कह देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका तलब चेंज इन पोजीशन से है। तो फर्स्ट अगर चेंज इन पोजीशन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर चेंज इन पोजीशन अलोंग सर्कल है तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये इसका कंसेप्ट है और इसको हमने डिफाइन कर दिया बुक की वर्डिंग से भी। डेल्टा थीटा डिफाइंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी बुक में ना ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई है। इसका कंसेप्ट मैंने इधर बता दिया कैसे इसको पढ़ेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में पोजीशन चेंज होगी तो इसको हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर सर्कल के लॉन्ग पोजीशन चेंज होगी किस टाइम के अंदर, तो उस चेंज पोजीशन को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन कर लिया। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसका होता है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब ये जो एस है ना, ये आर्क लेंथ है। अगर मैं कहता हूँ ये यहाँ से इस पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है?
आर्क लेंथ बन रही है ना बेसिकली, ये आर्क लेंथ ये एस डिस्टेंस है, इसको डिवाइड कर देंगे रेडियस से, ये इस बॉडी का यहाँ पे रेडियस बन रहा है, आर्क लेंथ और रेडियस को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, एंगल थीटा आता है। और यहाँ पे जो यूनिट बनेगा इसको हम कहते हैं रेडियन, यहाँ पे एंगल थीटा का जो यूनिट बनेगा ये रेडियन आएगा, और रेडियन ऐसे यूनिट है इसका। और भी यूनिट होते हैं, लाइक अगर मैं एक और यूनिट की बात करूं तो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन भी इसका यूनिट होता है। फिर एक और यूनिट है जिसको हम डिग्री कहते हैं, और डिग्री हम यूज़ भी करते हैं ये, ठीक है। सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल में एंगल 45 90 डिग्री डिफरेंट एंगल लगाते हैं, तो ये जो एंगल है, ये जो डिग्री है, ये एंगल का ही आज हमने नाम क्या रखा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप देखेंगे 3 यूनिट्स हैं। अगर आपको एमसीक्यू से आ जाए व्हाट इज यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ये तीनों इसके यूनिट है। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगी। आप कौन सी ऑप्शन आएगी, रेडियन आएगी, रेडियन इज अ ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, यहाँ तक अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कर ली, कंसेप्ट देख लिया, फॉर्मूला देख लिया और यूनिट देख लिया। अब ये जो रेवोल्यूशन और डिग्री है ये किस तरह से इन्होंने रखे हुए हैं। रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट होता है, मैं कहता हूँ ये एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ तो 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, तो इसलिए इसका यूनिट रेवोल्यूशन है। अगर 2 राउंड ट्रिप कंप्लीट होंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा यहीं पे आ जाएगा 1 रेवोल्यूशन। अगर 2 सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो 2 रेवोल्यूशन। और 1 रेवोल्यूशन की अगर बात करूँ, आपको पता है 1 रेवोल्यूशन हो तो 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री बनेगा, क्योंकि जब एक चक्कर कंप्लीट करता है बॉडी, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे घूम के वापस उधर ही आ गया, तो एक चक्कर में टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। और दूसरा, यहाँ पे अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो 2 पाई रेडियन जो एंगल होता है ये 360 डिग्री के होता है। ये आपने बातें याद रखनी, ये एमसीक्यूज में आती हैं और ये जनरल सी बातें हैं। अब देखें बच्चों, यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, रोटेशनल मोशन, यहाँ जस्ट इसको मैं लिखता हूँ रोटेशन। अब रोटेशन क्या होती है, हमने पहले देखा सर्कुलर मोशन, अब देखने लगे हैं रोटेशन। सर्कुलर और रोटेशन मोशन में ये फर्क है, अगर बॉडी रोटेट कर रही है और बॉडी का एक्सिस अगर बॉडी के इनसाइड लाई कर रहा है तो इस मोशन को कहेंगे हम रोटेशन। अगर बॉडी रोटेट कर रही है एक्सिस के रन और वो एक्सिस बॉडी के आउटसाइड है तो इस मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास सफ़ेयर है और सफ़ेयर रोटेट कर रहा है अपने ही अराउंड, और जिस लाइन के अराउंड मूव करे उस लाइन को एक्सिस कर रहे हैं, और वो एक्सिस लाइन क्या है, इस सफ़ेयर के इनसाइड है, तो यहाँ पे इसकी मोशन को क्या कहेंगे, ये रोटेशन हो रही है। लेकिन अगर मैं इसी बॉडी में इसका एक पार्टिकल कंसिडर कर लूँ, अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सर्कल में भी मूव कर रहा है, रोटेशन भी हो रही है। अगर मैं स्फेयर की बात करूँ तो स्फेयर क्या कर रहा है, उस लाइन के अराउंड रोटेट कर रहा है जो लाइन इसके इनसाइड पास कर रही है, तो अब ये क्या होगा, ये होगा रोटेशन। लेकिन इसी बॉडी का जो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या कर रहा है, उस लाइन के राउंड रोटेट कर रहा है जो उस पार्टिकल के अंदर लाइन नहीं है, उस लाइन का नाम एक्सिस रखा हुआ है। अब इस पार्टिकल की मोशन कहलाएगी सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और जो रोटेशन है, बास का तो होता है हम इन दोनों को कंबाइन पढ़े होते हैं, लहदा नहीं किया जा सकता, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने बताया। और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वो लाइन जिसके अराउंड बॉडी मूव करती है, अगर वो लाइन बॉडी से बाहर हो, ठीक है, जैसे हम सन की बात करते हैं, सन अर्थ की बात करते हैं, अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ किसके अराउंड रोटेट कर रही है, सन के अराउंड, तो वो पॉइंट जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है वो अर्थ से बाहर है, यानी वो सन है, तो अर्थ की मोशन क्या हुई, सर्कुलर मोशन हुई। अगर अर्थ स्पिन करें, अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, वो लाइन अर्थ के अंदर से पास कर रही है, इस मोशन को क्या कहेंगे, ये रोटेशन है, ठीक है बच्चों। ये हमने देख लिया। तो हम इस चैप्टर में रोटेशन और सर्कुलर मोशन दोनों को कंबाइन डिस्कस करेंगे। ये हमारी बुक में पेज नंबर 100 पे सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है कि इस चैप्टर में हम रोटेशन और सर्कुलर मोशन दोनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, अब इधर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम लेट करते हैं कि पार्टिकल है P और इसका मास m है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, और इसकी एग्जांपल में सपोज करेंगे कि मैसलेस रोड है, उस मैसलेस रोड के एक एंड पे हमने पार्टिकल अटैच किया हुआ है, और उस मैसलेस रोड का जो दूसरा एंड है वो सेंटर पे पिवटेड है। लाइक मैं इधर डायग्राम से समझाता हूँ। लेट करें कि ये सर्कल है और इस सर्कल में पार्टिकल रोटेट करेगा, ये सेंटर लेट करते हैं, और हम इधर कंसिडर करते हैं मैसलेस रोड।
लाइक ये मार्कर है तो इसका मैसलेस रोड होना चाहिए। मैसलेस रोड का मतलब है वेरी स्मॉल रोड होना चाहिए। तो मैं इधर लेट करता हूँ, ये रोड है, ठीक है, और ये वेरी स्मॉल है। लाइक थ्रेड की अगर मैं बात करूँ तो थ्रेड बहुत स्मॉल होता है, उसका मैस ना होने के बराबर है, जिसको हम कहेंगे मैसलेस रोड। अब इसके दूसरे एंड पे हम पार्टिकल अटैच कर लेते हैं और इस पार्टिकल का नाम P है और इसका जो मैस है इसको स्मॉल m कहेंगे, ठीक है। अब ये मूव करता है, ये इसको जैसे ये पकड़ें, इसको मूव करें तो इस तरह से पार्टिकल रोड के साथ मूव करेगा और इसका सेंटर O है। अब ये मूव करके यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ पे ये पार्टिकल आ जाता है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है, इसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। और मैं लेट करता हूँ यहाँ तक जब आता है तो टाइम कितना लगा, टाइम t लगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, इसको हम कह देंगे ये थीटा बन रहा है। और यहाँ पे आया तो इधर पोजीशन का नाम रख लेते हैं P1। यहाँ पे P था, यहाँ पे आया तो इसका नाम P1 हो गया, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी, OP1। अब अगेन मूव कर रहा है, चूंकि अलॉन्ग सर्कल मूव कर रहा है तो यहाँ से मूव करते हुए लेट ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जब ये यहाँ पे आता है तो अब इसका ये रेडियस अगेन बन रहा है, ठीक है। अब जरा देखें बच्चों, यहाँ पे जब आता है तो ये जो एंगल अब चेंज हो रहा है, ये एंगल जो बनेगा इसको हम नाम रख देंगे डेल्टा थीटा, ठीक है। यहाँ तक थीटा और ये जो मिड में बन रहा है इसका नाम हमने क्या रख दिया, डेल्टा थीटा एंगल नाम रख दिया। अब बच्चों देखें तो अब यहाँ पे जब आता है तो इधर हम लेट कर लेते हैं कि टाइम लगा t प्लस डेल्टा टी, मतलब टाइम इंक्रीज हो गया। यहाँ तक टाइम लगा t, ठीक है, और यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम इंक्रीज हो गया। अब एंगल इधर कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आने से इसका एंगल हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आया तो यहाँ पे इस पार्टिकल का जो नाम रख लेते हैं इसको कह देंगे P2 और यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, OP2, ठीक है। फर्स्ट टाइम t हुआ तो पोजीशन क्या है, OP1, और जब टाइम इंक्रीज हो गया t प्लस डेल्टा टी हुआ तो पोजीशन क्या होगी, OP2, ठीक है। ये इसके एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इधर मैं इसको शॉर्टली लिख लेता हूँ। हमने क्या किया, कंसिडर मोशन ऑफ पार्टिकल, कंसिडर मोशन ऑफ पार्टिकल, और इस पार्टिकल का हमने नाम P रखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हमने पार्टिकल की मोशन कंसिडर की है, ऑब्जेक्ट बॉडी की बात नहीं की। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई थी, सफेयर मूव कर रहा था तो उसका एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे, तो ये पार्टिकल है। पूरी बॉडी की बात करेंगे तो आगे चल के टॉपिक्स आएंगे। पार्टिकल है और इसका मैस कितना है, हमने कहा लेट मैस m है, हैविंग मैस स्मॉल m, और इसका मैस स्मॉल m है। और फिर हम बात करते हैं कि ये रोटेट कर रहा है सर्कल में, और जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है सर्कल का रेडियस होगा, सर्कल हैविंग रेडियस स्मॉल r, ठीक है। ये जनरल बातें कर रहे हैं, जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल r होगा। अब इसके लिए हमने क्या कहा था, कंसिडर मैसलेस रोड, यानी ये जो रोड है इसका मैस बहुत कम होगा तो इसको हम कह देंगे कि ये मैसलेस रोड है, ठीक है, यानी इसका मैस वेरी स्मॉल है। और इसके एक एंड पे क्या है, मैस अटैच किया हुआ है, और दूसरा एंड क्या है, सेंटर पे पिवट किया हुआ है, ठीक है। तो मैस अटैच किया हुआ है, इधर लिख लेते हैं मैस अटैच एट वन एंड, और दूसरी तरफ क्या है, अदर एंड इज पिवटेड एट सेंटर, अदर एंड इज पिवटेड एट सेंटर O, सेंटर का नाम हमने O रखा हुआ है, इसको मैं रेड कलर में लिख लेता हूँ, सेंटर O है, ठीक है। इधर रेडियस को भी मैंने आर्स रेड कलर में, पार्टिकल P को भी रेड से लिख दिया, मैस M को भी स्मॉल m कैपिटल M से लिख दिया, रेड से लिख दिया। अच्छा, ये जो थ्योरी मैंने लिखी ना, ये इधर से देख कर बनाई, इस डायग्राम से। अब यहाँ पे मैं जो भी मैंने बातें बताई टाइम की, ये भी लिख लेते हैं। टाइम हमारे पास लेट कर लेते हैं, इनिशियल टाइम कितना है, टाइम t है। जब टाइम t हुआ हमारे पास तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। एंड पोजीशन क्या बन रही है, OP1 बन रही है, टाइम t पे OP1 पोजीशन आएगी। तो ये तो मैं लिख लेता हूँ, पोजीशन जो अभी हमारे पास आ रही है ये OP1 है, ठीक है। और अब टाइम चेंज हो जाता है, अब टाइम कितना हो जाता है, t प्लस डेल्टा t हो जाता है, यानी ये देख रहे हैं ना,
यहाँ पे टाइम कितना हो गया, ये टी तो यहाँ तक था, यहाँ पे आया तो टी प्लस डेल्टा टी हुआ। तो यहाँ पे अब जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। और यहाँ पे टाइम कितना बन रहा है, और टाइम कह रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन क्या बन रही है, पोजीशन अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो ये OP2 है, ये P2 इसका नाम रखा हुआ है। पोजीशन इधर आ जाएगी, OP2 आ जाएगी। तो बॉडी क्या कर रहा है, इधर आया फिर इधर को आया, यहाँ पे यानी कि सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो एंगल चेंज हो रहा है, इस एंगल का नाम क्या रख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रख दिया। ठीक है, तो अब देखना है ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है या ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, हम कहते हैं ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्यों इसको कहा वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, जब एंगल स्मॉल हो तो ये एंगल क्वांटिटी है, एंगल वेरी स्मॉल हो, अगर एंगल वेरी स्मॉल हो तो हम कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एंगल लार्ज हो जाए तो हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी रीज़न क्या है, ये बुक में रीज़न नहीं लिखी हुई, इसकी रीज़न ये है कि वो क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को मानती हैं, ओबे करती हैं, उनको हम वेक्टर कहते हैं। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानती हम उनको वेक्टर नहीं कहते। अब इसमें देखें ये डायरेक्शन तो रखता है लेकिन लार्ज एंगल पे ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानता, तो इसलिए लार्ज एंगल पे ये स्केलर हो जाएगा, लेकिन स्मॉल एंगल पे ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेगा, इसलिए स्मॉल एंगल पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये बुक में तो एग्जांपल नहीं है, समझाया नहीं हुआ, इसको मैं इजीली समझा देता हूँ। मैं लेट कहता हूँ ये मार्कर है 2 है, तो इसको डिफरेंट एंगल पर मूव करते हैं। पहले तो मैं लार्ज एंगल सपोज करता हूँ, अब देखें इन दोनों को मूव करेंगे तो ये सेम पोजीशन पे आने चाहिए। और लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, a प्लस बी करें तो आंसर वही आना चाहिए b प्लस ए से, ऑर्डर चेंज करने से दोनों इक्वल आते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे a b लिखने की बजाय लिखेंगे θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ1 लिखेंगे। ये एंगल सेम आने चाहिए, उसी वही सेम रिजल्ट आना चाहिए। अब इसके लिए मैं लेट करता हूँ ये 2 मार्कर है, ठीक है। अब लार्ज एंगल की पहले बात करते हैं, तो ये देखें ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ये θ1 प्लस θ2 इक्वल टू θ2 प्लस θ1 नहीं आएगा। कैसे, मैं कहता हूँ ये एंगल 1 मूव किया, ये जो मार्कर है ना ब्लैक मार्कर, ये कितना मूव किया, θ1 मूव किया। अब इसको मैं कहता हूँ ये θ2 मूव किया, दोबारा थे कि θ1 एंड θ2। अब इसको नीचे वाले ग्रीन मार्कर को कहाँ पहले मूव करेंगे, θ2 मूव करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना पहले θ1 प्लस θ2 है, अब दूसरी तरफ क्या है θ2 प्लस θ1, θ2 प्लस θ1, अब θ2 मूव करेंगे। दोबारा सुनिएगा, θ1 और इसको फिर मूव किया θ2, ठीक है। अब इसको ग्रीन कलर को पहले एंगल 2 मूव करेंगे, तो एंगल 2 ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ हो रहा है। और फिर θ1 हम बात करेंगे, तो θ1 उसने देखा कि राइट इधर को मूव किया था, तो इसको मैं अगर ये राइट मूव कर देता हूँ, ये इधर को आ जाएगा। तो देखें दोनों मार्कर सेम पोजीशन पे नहीं आ रहे, दोनों मार्कर सेम पोजीशन पे नहीं आ रहे, ठीक है। क्या किया मैंने, ये आप भी करके देख सकते हैं, θ1 फिर θ2, ठीक है। तो इसको ये ऊपर की तरफ ला रहे हैं, ठीक है। पहले इसको θ2 ऊपर की तरफ लाएंगे, फिर θ1 इधर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये एक पोजीशन पे नहीं आ रहे, ठीक है। अब स्मॉल एंगल पे देखेंगे तो दोनों इक्वल पोजीशन पे आएंगे, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, मतलब स्मॉल एंगल पे ये वेक्टर हो जाएगा। अब देखें स्मॉल एंगल लेट करते हैं, मैं कहता हूँ ये स्मॉल एंगल θ1 है और ये स्मॉल एंगल θ2 है, ठीक है। तो इसको आप इधर पहले लेकर जाएं, ये पहले इसको θ2 लेकर जाएं, तो θ2 ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और फिर इधर को मूव करना है, θ1 इधर को था, इसको θ1 इधर को मूव किया तो ये उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ पे पहला मार्कर था। तो ये दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, तो यानी ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो वो वेक्टर होता है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो स्मॉल एंगल पे देखें दोनों मार्कर सेम पोजीशन पे आ गए थे, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। लेकिन लार्ज एंगल पे ये सेम पोजीशन पे नहीं आ रहे थे, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। ये समझाने के लिए मैंने मार्कर की एग्जाम्पल दी है, वैसे हम ये एग्जाम्पल से करते हैं, वैल्यूज दी हो तो सॉल्व करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि स्मॉल एंगल पे वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफकोर्स इसकी फिर डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन हम देखना चाहते हैं, डायरेक्शन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो बाय राइट हैंड रूल से बताएंगे, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से बताते हैं। राइट हैंड रूल को मैंने RHR से लिख दिया, और इसके मुताबिक हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रैस्प करते हैं, यानी जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन करते हैं। अगर ये मार्कर है, बॉडी इसके अराउंड रोटेट करती है,
तो बॉडी जब इसके अराउंड रोटेट करेगी तो इस मार्कर का नाम क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस लाइन को कहते हैं। तो ये लाइन है जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है, नाम से ज़ाहिर है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस में लाइन, वो लाइन जिसके गिर्द रोटेशन होगी, ठीक है। अगर मैं फ़ैन की बात करूं तो फ़ैन रोटेट कर रहा है, तो फ़ैन अपने सेंटर वाली लाइन के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो इस सेंटर वाली लाइन का नाम क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। अब देखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रैस्प करना है। ये एक्सिस रोटेशन है, अगर इसके गिर्द ये रोटेट कर रही है बॉडी, मैं कहता हूँ यू रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसको रोटेट, एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रैस्प किया, पकड़ा, और फिंगर्स को कर्ल करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यू रोटेशन हो रही है तो फिंगर को भी रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल कर दिया। थंब को सीधे रखना है, थंब को इरेक्ट रखना है, और थंब ऊपर की तरफ आ रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर हुई, अपवर्ड हुई। ये राइट हैंड रूल से हमने डायरेक्शन बता दी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, अगर यूँ मूव कर रहा है तो फिंगर्स को आप रोटेशन की डायरेक्शन में रखें, थंब को इरेक्ट रखा, थंब नीचे आ रहा है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे होगी। अब यहाँ पे देखें बच्चों, अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि सर जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की थी कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जिस तरह मूव करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट उस तरफ होता है, ठीक है, और बात भी ठीक है। ये अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन इधर को मूव कर रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही होती है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कुछ और ही हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है यूं, तो यूं मूव कर रहा है, राइट हैंड रूल के मुताबिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे है। हालांकि बॉडी यूं मूव कर रहा है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है। अगर बॉडी यूं मूव कर रहा है, राइट हैंड रूल के मुताबिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, लेकिन इधर डिफरेंट हो रहा है। मूव किसी और के लॉन्ग मोशन सर्कल में हो रही है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड आ रहा है। ये ऐसा ही होता है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, टैब ओपन करें, 2T को ओपन करें, टैब को ओपन करें, जब उसको खोलते हैं टैब को तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है। अगर उसको क्लोज करें तो क्लोज करें वो नीचे की तरफ होना शुरू हो जाती है। तो वही बात होगी जो अभी बताई। इसको ओपन करेंगे तो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस तरह करें तो ऊपर की तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, यानी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी उसकी पोजीशन। अगर इसको क्लोज करेंगे तो यूं रोटेट कर रहे हैं तो अब क्या होगा, नीचे की तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो टैब नीचे की तरफ आना शुरू होगी। ये वही एग्जांपल है जो आप बोतल भी ओपन करते हैं। बोतल को ओपन करें तो ओपन करते हैं तो बैक मूव करते हैं, बोतल का ढक्कन जो होता है वो ऊपर की तरफ आना शुरू होता है। क्लोज करें रोटेट करते वो नीचे होना शुरू हो जाती है। तो उसी डायरेक्शन में नीचे होती है, उसी डायरेक्शन में ये ऊपर होता है कैप या टैब, जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जिस डायरेक्शन में थंब आ रहा होता है। तो ये हमने राइट हैंड रूल भी देख लिया। ये आपकी बुक में ग्रीन कलर में स्टेटमेंट मेंशन्ड है, लिखी हुई है, ठीक है। ये आपने देख लेना है। हमने इसमें वेक्टर क्वांटिटी देखा, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताया, राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन बताते हैं।